6-7 महीनों से लगातार विमान यात्रियों को बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट डिले होना, इमरजेंसी लैंडिंग होना, ये आम शब्द विमान यात्रियों के लिए हो चुके हैं। लेकिन वजह क्या है, बार बार तकनीकी खामियां फ्लाइट्स में क्यों आ रही है, ये बड़ा सवाल है। पिछले एक हफ्ते से हजारों फ्लाइट्स इंडिगो की रद्द कर दी गई हैं। हालांकि यहां क्रू स्टाफ वजह दी जा रही है, लेकिन इससे पहले कई फ्लाइट्स क्रैश हो गई तो कुछ एक में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। वहीं फ्लाइट डिले होने की भी काफी सूचनाएं मिली, लेकिन इसकी जड़ तक आज हम पहुंचकर रहेंगे। आखिरकार वजह क्या है जिस वजह से बार बार यात्रियों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? क्या आज के दौर में ये बदलता मौसम या फिर मेंटेनेंस में फ्लाइट्स में बड़ी कमी रह रही है, जिस वजह से यात्री ना तो अपने गंतव्य तक सही से पहुंच पा रहे हैं और उन्हें आर्थिक रूप से भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए एविएशन एक्सपर्ट डॉक्टर सुमित जुड़ रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। डॉक्टर सुमित, हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं, डिले हो रही हैं, इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है। हालांकि ये सिलसिला पिछले एक हफ्ते से नहीं बल्कि पिछले 6 महीने से बना हुआ है, जब आम एक तरह से इमरजेंसी लैंडिंग वर्ड एयरलाइंस में हो चुका है। वजह इसकी क्या माने, ये मौसम की वजह से है या फिर खराब मेंटेनेंस, हम एक तरह से इसमें बड़ा कारण लेकर चल सकते हैं? मेंटेनेंस एक मेजर इशू चालू है अभी, बिकॉज आज के डेट में इंडिया में जैसे इंजन जो है, इंजन सर्विस है, वो एक बहुत बड़ा इशू है कि सारे कंपनीज के पास इनफ मैन पावर नहीं है। तो उसके ऊपर एयरलाइंस वर्कआउट भी कर रही है और मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट थोड़ा टाइम से बहुत स्ट्रिक्ट हो गया। आफ्टर AI-171 का जो क्रैश हुआ है उसके बाद से पॉलिसी बड़े स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल एयरलाइंस जो है अपने जो इंजीनियरिंग टीम है उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट कर रही है। इस कारण थोड़ा डिलेज भी हो रहे हैं और इस कारण जो इमरजेंसी लैंडिंग्स है ये हमको थोड़ा टाइम में देखने मिला है, पर मुझे लगता है कि कुछ टाइम में ये ठीक हो जाएगा सारा चीज़। हम देखते हैं कि इमरजेंसी लैंडिंग करने के बाद कुछ एक पायलट्स की ओर से एक और टर्म यूज की जाती है, वो कहते हैं कि प्रिकॉशनरी लैंडिंग थी। तो क्या आप बताएंगे एक टेक्निकल फॉल्ट और प्रिकॉशनरी लैंडिंग में क्या फर्क है? प्रिकॉशनरी लैंडिंग ये है कि हम कोई भी रिस्क एनालाइज करने के बाद तुरंत हम रिस्क बिना लिए हम उसे लैंड करना चाहते हैं ताकि कुछ बड़ा डिजास्टर ना हो जाए। इस कारण प्रिकॉशनरी मेजरमेंट के तहत उसको लैंड करा दिया जाता है एयरक्राफ्ट को। कोई मेजर उसमें इशू नहीं होता है, पर रिस्क नहीं लेती है पायलट कभी इसके बारे में। इमरजेंसी घोषित होने की प्रक्रिया क्या है, किस स्तर पर और कौन यह निर्णय ले सकता है? थोड़ा सा अगर बारीकी से इस बारे में बता पाए। इमरजेंसी के डिसीजन हमेशा पायलट ही लेते हैं, जो कैप्टन्स होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और वो ATC को कम्युनिकेट करते हैं। जैसे अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हुआ, जैसे अगर आप मान लो लैंडिंग गियर में कुछ इशू है, तो डेफिनेटली वो बिफोर जैसे आप टेक ऑफ करते हैं तो उनको समझ में आ जाता है कि लैंडिंग गियर में कोई इशू आया है। तो समटाइम ऐसा होता है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करके वापस लैंड कराते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा होगा स्पाइसजेट में ये इशू आया था जिसमें उनका टायर निकल गया था, जो उनको Q400 एयरक्राफ्ट था जो नॉर्थ ईस्ट फ्लाई कर रहा था, बट उन्होंने उसको फ्लाई करके अपने जो नेक्स्ट स्टेशन है वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर करके लैंड किए। तो ये कैप्टन के हाथ में होता है कि वो इमरजेंसी कब डिक्लेयर करना चाहते हैं और उनके भी कैपेसिटी के ऊपर होता है कि वो कितना इमरजेंसी वो उनको लगता है कि वो रिस्क एनालिसिस करके उसको अब लैंड करा सकते हैं वो। आप हमें बताएंगे ऐसे कौन से संकेत पायलट को मिलते हैं या ऐसी कौन सी गलतियां, फॉल्ट्स वो देखता है जिसे क्रिटिकल मानने के बाद ये फैसला तुरंत उसे करना पड़ता है? अगर एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में देखा जाए तो हज़ारों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और अलार्म्स होते हैं। आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एयरक्राफ्ट हैं वो 90 to 95% टाइम ऑटो पायलट में ही उड़ता है, क्योंकि वो पॉलिसीज है गवर्नमेंट का भी कि एयरक्राफ्ट को ऑटो पायलट में फ्लाई कराया जाए। तो अगर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट आता है एयरक्राफ्ट में किसी भी तरह का, जैसे आप मान लो कैबिन प्रेशर जो एक मेजर इशू होता है कि अगर कैबिन प्रेशर में कुछ कोशिश करता है बिकॉज उसके बिना ऑक्सीजन नहीं रहेगा फ्लाइट के अंदर, तो उसके कारण वो इमरजेंसी में तुरंत वो 14,000 फीट के नीचे एयरक्राफ्ट को लेके आते हैं ताकि ऑक्सीजन लेवल बराबर कर सकें। तो ऐसे ही और भी टेक्निकल इश्यूज हैं जिसमें आपको बताया कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट्स में कोई इशू आया एयरक्राफ्ट के तो और कम्युनिकेशन में इशू आया, जैसे बीच में अभी एयरबस A320 ने डिक्लेयर किया था कि उनके उसमें इशू आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सोलार फ्लेयर्स, जिसके कारण वो अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को अपडेट करना चाहते थे, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए फ्लाइट्स डिस्टर्ब हुए थे।
तो इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं जो ऑन एंड ऑफ एयरक्राफ्ट में आते रहते हैं, बिकॉज मशीन्स हैं। और जी डॉक्टर सुमित, हमने देखा था कि जब एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हो गया था तो उस वक्त इंजन फेल हो गया है और कई तरह के टेक्निकल फॉल्ट्स बताए गए। लेकिन अगर हवा में कोई इंजन फेल हो जाए तो प्लेन कितनी देर तक सुरक्षित उड़ सकता है? कितना समय उस वक्त पायलट के पास रहता है अपना प्लेन उड़ाने के लिए? नॉर्मली अगर कोई बड़ा एयरक्राफ्ट हो, जैसे हम लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट बोलते हैं, जो 787 ड्रीमलाइनर क्रैश हुआ था, वो लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट में आते हैं जो लंदन यूएस फ्लाई कर पाते हैं। मैं एवरेज वो 10 से 15 घंटा फ्लाइंग एवरेज करते हैं। तो इस तरह के जो एयरक्राफ्ट है ये सिंगल इंजन में भी फ्लाई कर सकते हैं। सपोज 2 इंजन इसमें होते हैं, अगर एक इंजन में कुछ फॉल्ट आ भी जाता है तो सेकंड इंजन से एयरक्राफ्ट इजीली लैंड कर पाती है। पर ओवरऑल जो AI-171 में जो इशू हमको पता चला था वो ये था कि इंजन बंद हो गए थे, दोनों इंजन बंद हो गए थे, और एक इंजन को वापस रीस्टार्ट होने के लिए 90 सेकंड लगता है टू कम इन फुल पावर। पर उनके पास टाइम नहीं था, क्योंकि एयरक्राफ्ट जैसे ही टेक ऑफ हुआ इंजन शट डाउन हुए और इंस्टेंटली एयरक्राफ्ट नीचे आ गया। अगर ये ऑन एयर होता, अगर सपोज ये अबाउ 14-15,000 फीट होता, तो एयरक्राफ्ट और पायलट का टाइम होता कि वो एयरक्राफ्ट के इंजन को रिस्टार्ट करे और इजीली लैंड कर जाए। और ये हुए भी हैं पहले भी कि एयरक्राफ्ट के 1 इंजन में फॉल्ट आया है, जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा बर्ड हिट। एयरक्राफ्ट के एक इंजन में अगर कोई चिड़िया या कोई बड़ा कोई चिड़िया हिट कर गया और इंजन में कोई फॉल्ट आ गया तो भी एयरक्राफ्ट इजीली लैंड हो जाते हैं। जी, एयरपोर्ट्स को इमरजेंसी रिस्पांस के लिए किस तरह की तैयारी रखनी होती है? ये कितना ज़रूरी रहता है कि जिस वक्त ये आपातकालीन समय में इस तरह की लैंडिंग की जा रही है तो वहाँ पर भी प्रोटोकॉल पूरी तरह से अपनाया जाए? इमरजेंसी ड्रिल्स रेगुलरली होते हैं, और जब भी कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं तो ATC इमीडिएटली अलार्म करते हैं अपने सारे अथॉरिटीज़ को, और फायर ब्रिगेड्स, एम्बुलेंस सर्विसेज और सारे जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो इंटैक्ट हो जाते हैं। ये विदिन 90 सेकेंड टू 1 मिनट के अंदर आप देखेंगे सारी जो सर्विसेज हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक रनवेज को खाली कर दिया जाता है जहाँ पे इमरजेंसी लैंडिंग करा सके, और एयरक्राफ्ट को एक रिमोट बे पे लेके जाया जाता है। अगर एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट है या सपोज बॉम्ब थ्रेट भी है तो एयरक्राफ्ट को एक नॉर्मल बे में लेके खड़ा नहीं करते जहाँ पे दूसरे एयरक्राफ्ट खड़े रहते हैं। इसको पर्टिकुलर एक अलग से बे में लेके जाता है, फिर वहाँ पे इसका पूरा जांच किया जाता है। तो नॉर्मली ये जो ड्रिल है ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत मैंडेटरी दैट हर महीना हर एयरपोर्ट को ये ड्रिल करना पड़ता है, और उसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। इवन कुछ हम डमी पैसेंजर्स भी रखते हैं कि अगर एयरक्राफ्ट से किसी को निकाला जाए तो उनको कितने टाइम में एम्बुलेंस में बिठा के हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। ये पूरा ड्रिल रेगुलर बेसिस में ये कराया जाता है सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जो प्राइवेट एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में। अंतिम सवाल जो कि यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा है, इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान यात्रियों को क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए? यानी कि किन बातों का उन्हें उस वक्त ध्यान रखना चाहिए? क्या अलर्ट मोड पर एकदम से आ जाना चाहिए? थोड़ा सा टिप्स दीजिए। जी, इमरजेंसी में ये तो मैं डेफिनेटली मैंने सारे यात्रियों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप अपने जो हैंडबैग से और जो सामान है उसको बिल्कुल भूल जाइए, बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट अपना लाइफ होता है। जिंदगी को देखते हुए जैसे ही कैप्टन इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, कैबिन क्रू बोलते हैं ब्रेस पोजीशन, आपको ब्रेस पोजीशन में आना है, और जैसे एयरक्राफ्ट कंप्लीट हॉल्ट में आ जाए आपको एयरक्राफ्ट से इवैक्यूएट करना है। जो सबसे ज़्यादा गलतियाँ ज़्यादातर इंडियन पैसेंजर्स करते हैं वो अपने सामान के पीछे जाते हैं कि सामान को निकालने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण इवैक्यूएशन में देरी हो जाती है और जिसके कारण जान भी जा सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने जान की चिंता कीजिए, अपने को पैसेंजर को देखिए और सबको इवैक्यूएट कीजिए एयरक्राफ्ट से जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन कहता है कि 90 सेकंड के अंदर हमको एयरक्राफ्ट को छोड़ना है ताकि हम आग से बच सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुमित हमसे ये खास बातचीत करने के लिए, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ज़रूर ये जानकारी पसंद आएगी, खास तौर पर तब जब क्योंकि यहाँ विमान यात्रियों की ओर से भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी जाहिर की जा रही है और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिरकार किस वजह से बार बार ये तकनीकी खामियाँ प्लेन्स में आ रही हैं। पिछले 6 महीनों का रिकॉर्ड देखें तो लाखों फ्लाइट्स को लेकर यही रीज़न दिया गया है कि इमरजेंसी लैंडिंग इस वजह से करनी पड़ी क्योंकि बीच में उन्होंने कुछ एक इसमें तकनीकी खामी महसूस कर ली थी, या फिर एक तरह से ये प्रिकॉशनरी लैंडिंग रही थी, लेकिन ये जानकारी पहुंचाना आम लोगों तक बेहद ज़रूरी था। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।